आपके बीच में फिर मैं योगेंद्र तिवारी उपस्थित हूं और चर्चा करेंगे योगेंद्रा टाइम्स पर आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। जानेंगे कि पृथ्वी अंदर से हमें कैसे दिखाई देती है, या यूँ कहें कि पृथ्वी के अंदर कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो बाहर आने पर हमें प्राप्त होते हैं। अन्य सभी भ्रांतियों को भी हम दूर करेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक इसी सेशन को आज हम कंटिन्यू रखेंगे। पृथ्वी में हम स्वयं के सिद्धांत को पढ़ेंगे, इसमें पृथ्वी के विभिन्न परतों से संबंधित सीमाओं को पढ़ेंगे, जिनमें हम कॉनरेड, गुटेनबर्ग, लेहमान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बारे में भी जानेंगे, जो कि परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीपीसीएस की परीक्षा आप देने जा रहे हों, आरओ की परीक्षा देने जा रहे हो, बिहार पीसीएस देने जा रहे हो, एमपी पीसीएस देने जा रहे हो, या यूपीएससी के लिए जा रहे हो, या यूपीएसआई के लिए जा रहे हो, किसी भी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। क्योंकि जिस भी सेशन पे हम जिस भी टॉपिक पर सेशन कर रहे हैं उसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि पृथ्वी के बारे में अगर हमें जानकारी लेनी है तो एक बात ध्यान में रखना है। वो बात यह है कि पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6378 किलोमीटर है। कितना? 6378 किलोमीटर। अर्थात अगर पृथ्वी के अंदर हमें पूरा इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो 6378 किलोमीटर तक कोई एक ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि वहाँ से पदार्थों को कलेक्ट करके हमें दे, या हमें कोई एक ऐसा रॉड बनाना होगा जो अंदर उसमें दूरबीन के माध्यम से हम डालें और वो देख सके। परंतु इन कारकों को प्राप्त करने में अभी हमारा भूगोल, या यूँ कहें कि हमारा विज्ञान अभी सक्षम नहीं है। इसीलिए हमें कुछ प्राकृतिक कारकों पर डिपेंड होना पड़ता है। जैसे पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी के लिए हमारे पास मुख्यतः जो स्रोत हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। प्रथम उनमें से है प्राकृतिक कारक। कैसा कारक दोस्तों? प्राकृतिक कारक। ध्यान से देखिएगा कौन कौन प्राकृतिक कारकों में शामिल है। दूसरे जो हैं उसको कहते हैं अप्राकृतिक कारक। हैं तो वास्तव में ये भी प्रकृति के ही, परंतु थोड़ा सा समय काल के अंतर्गत इनको बांट दिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक कारकों में मुख्यतः जो हम पढ़ते हैं उसमें ज्वालामुखी पढ़ते हैं। अब एक एक कारक पे अभी हम चर्चा करेंगे। उसी में हम उल्कापात पढ़ते हैं। उल्कापात अर्थात एस्ट्रोनॉमी के सेशन में हमने उल्का पिंड के बारे में आपको बताया था। तो उल्कापात का सही हुआ उल्का का पृथ्वी पर गिरना। ठीक है, इसके बारे में। और भूकंप से हमें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिलती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अप्राकृतिक कारकों की अगर हम बात करें तो इनमें तीन कारक इसमें भी शामिल हैं। ताप एक है, दूसरा दाब है, और तीसरा घनत्व है। याद रखिएगा जो परीक्षाओं में संभवतः सबसे ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगा वो ज्वालामुखी, उल्कापात और भूकंप का सेगमेंट ही होगा। ताप, दाब और घनत्व को इसी में हम इंक्लूड करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से कैसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है। देखिएगा दोस्तों, जब भी ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है, शुरू होती है, तो सबसे पहले ज्वालामुखी प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से मिलती हैं आइए देखते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई पृथ्वी की ऊपर की संरचना है, जैसे हम कुछ भी कह सकते हैं, क्रस्ट है या भूपरपट्टी है, ये इस तरीके से बनी हुई है। अब हम इतना आपको बताते चलते हैं। अभी बहरहाल ज्वालामुखी का जब सेगमेंट होगा तो ज्वालामुखी बनने से लेकर ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद होने वाली विभिन्न क्रियाओं के बारे में और उसके परिणामों और दुष्परिणामों के बारे में हम वहाँ पे विस्तृत चर्चा करेंगे। परंतु यहाँ थोड़ा सा डेमो देखते हैं इसका। पृथ्वी की क्रस्ट है, पृथ्वी के अंदर यहाँ पे मैग्मा क्या है, मोशन कर रहा है, लगातार मैग्मा चल रहा होता है। ये द्रव है, द्रवित अवस्था में है, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है, शुरुआती जो मैग्मा है। ठीक है, अब होता क्या है, ये मैग्मा प्रेशराइज करता रहता है ऊपरी क्रस्ट को। ये हमेशा ऊपर की तरफ क्या है, जाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, इस पर क्रस्ट पर दबाव बनाता रहता है। ठीक है, होता क्या है, कभी कभी ये विभिन्न कारक हैं उसके अलग अलग स्टूमुलेटर टाइप की, उत्प्रेरक टाइप की व्यवस्थाएं यहाँ काम करती हैं, जो उसे उत्प्रेरित करती रहती हैं ऐसा करने के लिए। और जब वो सफल हो जाता है तो यहाँ से विस्फोट के माध्यम से बाहर आ जाता है।
बाहर आके इधर उधर फैल जाता है, जिसके कारण अलग अलग आकृतियाँ बनती हैं, जिसको हम ज्वालामुखी वाले सेगमेंट में पढ़ेंगे। जैसे ही मैग्मा पृथ्वी के बाहर आता है, इसको हम एक नया नाम देते हैं लावा। याद रखिएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है 2011 का। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मैग्मा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लावा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए हमें जानना क्या है, जैसे ही यहाँ से मैग्मा चलेगा, वो अपने साथ रास्ते में विभिन्न चट्टानों को, विभिन्न गैसों को, विभिन्न खनिजों को छोटे छोटे टुकड़े या बड़े बड़े टुकड़ों को लेकर जाता है। किलोमीटर में, कई किलोमीटर में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उतनी परत को उखाड़ के बाहर मैग्मा आता है। ठीक है, तो उनके छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर आता है, यहाँ पे वो बिखरे रहते हैं, जिनको बाद में भूगोलवेत्ता और वैज्ञानिक क्या हैं, अलग अलग विधियों के माध्यम से एनालाइज करते हैं कि उनसे क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो हो सकता है कई बार वो अपने साथ बेशकीमती पत्थर लाता है, जिन्हें हम सामान्यतः आभूषण या अन्य सामग्रियों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो उससे हमें बेसिकली ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरी हमें ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस अवस्था में है, ठोस में है, द्रव में है, गैस में। ठीक, तीसरी बात क्या होती है कि ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कुछ गैसें भी बाहर आती हैं, तो उन गैसों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। खनिज बाहर आते हैं, उन खनिजों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक अनुमान लगाते हैं कि आंतरिक संरचना किस अवस्था में होगी। ठीक है, दूसरी बात क्या है, उल्कापात का मामला आता है। ठीक है, उल्कापात के बारे में हमने आपसे एस्ट्रोनॉमी के सेशन में विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक उस सेशन को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, प्ले लिस्ट में या तो हमारे जा सकते हैं, और उस प्ले लिस्ट के माध्यम से आप वहाँ से संबंधित वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आपके जानकारी में थोड़ा सा इजाफा होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं उल्कापात के बारे में कि उल्कापात होता क्या है। देखिएगा, हमने आपको बताया है कि पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ वायु का घेरा है, जिसे हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। अलग अलग परतें हैं उसकी, और उसी वायु के घेरे के छोटे रूप को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, होता क्या है, अंतरिक्ष में कई ऐसे पिंड इधर उधर घूम रहे हैं जो कभी कभी किसी से भेंट हो जाती है, किसी दूसरे पिंड या ग्रह या नक्षत्र से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो है क्या कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक पिंड क्या है, पृथ्वी की तरफ आ रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, आते आते यहाँ आ गया। ठीक है, अब पृथ्वी करती क्या है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से इसको खींचती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर पिंड उस ग्रेविटेशनल फोर्स में आ जाता है तो होता क्या है, ये पृथ्वी की तरफ चलाता है। ठीक, और पृथ्वी की तरफ जैसे ही आता है, जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो होता क्या है, धूल के कण यहाँ पे उपस्थित होते हैं। उन्हीं धूल के कणों से वो टकरा जाता है। जब टकराता है तो उनमें क्या हो जाती है, जलन उत्पन्न हो जाती है, उसमें आग लग जाती है। ठीक, तो जलने लगता है ये पिंड। अब जलते जलते होता क्या, अगर हम नॉर्मली आपको बताएं, मैंने इसको पिछले सेशन में अपने चर्चा की है कि पृथ्वी की सतह से अगर वायुमंडल की हम दूरी को तय करें तो लगभग 1000 किलोमीटर ये है। ठीक है, तो 1000 किलोमीटर से पृथ्वी की सतह तक आते आते जलकर खत्म हो जाता है। परंतु कई बार क्या होता है कि जलकर खत्म ना होकर पृथ्वी की सतह पर आकर गिरता है। तो जहाँ गिरता है एक दबाव पड़ता है प्लेट्स पर, क्या होता है, प्रेशराइज होती हैं ये प्लेट, और प्रेशराइज होकर फट जाती हैं, तो फिर मैग्मा क्या होता है, बाहर आने लगता है। तो मैग्मा जब बाहर आता है तो पुनः वही एक तरीके से ज्वालामुखी क्रिया होती है, और इससे बनने वाली झीलों को हम क्रेटर झील कहते हैं, जिसका एक उदाहरण हमें महाराष्ट्र की लोनार झील के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, इसको दिमाग में मैंने आपको उसी समय बताया था, रखिएगा। ठीक है, तो ये दो कारक हुए कि किस तरीके से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं तीसरे कारक की तरफ। तीसरे कारक में है क्या, भूकंप। भूकंप होता क्या है, प्लेटों के आपसी रगड़ाव का परिणाम होता है। जैसे दो प्लेटें अगर चल रही हैं तो कई बार होता क्या है, ये रगड़ते हुए चलती हैं, इनमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, और उसी घर्षण के कारण पृथ्वी की ऊपरी सतह पर कंपन होता है। कई बार होता क्या है, इसी घर्षण के कारण पृथ्वी की सतहों पर दरारें पड़ जाती हैं, तो दरारों के माध्यम से कई तरीके की हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है दोस्तों,
एक चीज़ और है कि जब भी ज्वालामुखी क्रिया होती है तब क्या है, भूकंप जरूर आते हैं। इसको हम ज्वालामुखी के सेगमेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3 ये कारक हैं किस तरीके से इनसे पृथ्वी के बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। इन्हीं कारकों को आधार बना के एडवर्ड सोएस महोदय ने क्या किया, एक सिद्धांत दिया जिन्हें हम सोएस का सिद्धांत नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि सोएस का सिद्धांत क्या है और इसकी आज के समय में क्या उपयोगिता रही है, इस पे भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, ठीक है। एडवर्ड सोएस ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर हम पृथ्वी को पूर्णतया धात्विक गुणों के आधार पर बांटें तो देखेंगे कि उसका जो बीच वाला पार्ट है उसका कुछ अलग गुण है, जो बाह्य पार्ट है उसका अलग है, और जो बाह्यतम पार्ट है उसका उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी विशेषताएं क्या है, अलग है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बीच वाले पार्ट को देखें, मध्य भाग को देखेंगे तो उसकी विशेषताएं अलग हैं, मिडिल वाले पार्ट को देखेंगे तो उसकी विशेषताएं अलग हैं, और बाह्यतम पार्ट की विशेषताएं अलग हैं। इन्होंने बाह्यतम पार्ट में देखा कि सिलिका और एल्मुना की मात्रा अधिक है, ठीक है। इन्होंने मध्य भाग में देखा कि सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक है। इन्होंने कोर वाले भाग में देखा कि निकिल और फेरियम या फेरस की मात्रा अधिक है, ठीक। ये चीज़ें इन्होंने देखी। तो इन्होंने ऊपरी परत का जो नामकरण किया सियाल कर दिया। याद रखिएगा हिंदी में जब इसको लिखते हैं तो सियाल ही लिख देते हैं इसी तरीके से। एग्ज़ाम में आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश वाला जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन हो तुरंत आप इंग्लिश वाले सेगमेंट को देखेंगे वहाँ पे, तो आपको सही जानकारी मिलेगी, ठीक है। सीमा या सीमा भी लिखते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सियाल, सीमा और निफे में इन्होंने परतों को बांटा। सियाल का मतलब हुआ सिलिका और एल्मुना पाई जाती है, सीमा का मतलब सिलिका और मैग्नीशियम पाई जाती है, और निफे का मतलब निकिल और फेरस या लोहा पाया जाता है, ठीक है। अब इन्होंने एक तय किया पैमाना कि कितनी दूरी तक जो है ये कितनी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि ये बताया कि सियाल की जो लेंथ है या यूँ कहें गहराई है उसकी, वो कितनी होगी, तो इन्होंने कहा कि 300 किलोमीटर तक, कितने तक, 300 किलोमीटर तक ये परत पाई जाएगी, कितने तक, 300 तक, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा कि 300 से लेकर 2900 तक ये पाई जाएगी, कौन, सीमा, ठीक। तीसरा कहाँ तक पाया जाएगा, 2900 लेकर 6378 किलोमीटर तक क्या है, निफे है, निकिल और फेरस की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, ठीक है। ये मामला हुआ। अब इसी में हम अप्राकृतिक कारकों को ऐड करके पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि सियाल का घनत्व 2.9 होता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इन्होंने बताया कि सियाल का जो घनत्व होता है 2.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। फिर जैसे ही अंदर जाते हैं, मध्य वाले भाग पर आते हैं, 300 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक भाग वाले में आते हैं, इसका घनत्व लगभग 4.9 हो जाता है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक। तो मतलब पृथ्वी के जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं क्या हो रहा है, घनत्व बढ़ रहा है, ठीक। और जब हम एकदम केंद्र की तरफ जाते हैं तो इसका घनत्व बढ़कर कितना हो जाता है, 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको थोड़ा सा आपसे पूछ सकता है, किसी भी तरीके से कथन, कारक या अन्य कूट के आधार पर वो प्रश्न बना सकता है कि सियाल, सीमा और निफे के घनत्व क्या क्या किन किन अवस्थाओं में कैसे कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, सोएस महोदय ने ये सिद्धांत दिया। इन्होंने परतों को 3 भागों में बांटा, सियाल पहला था, दूसरा सीमा था और तीसरा निफे था, ठीक है। इसको याद में रखिएगा। सियाल वाले में सिलिका और एल्युमिना की मात्रा अधिक पाई गई, सीमा वाले में सिलिका और मैग्नीशियम की, और निफे वाले में निकिल और फेरस या लोहे की अधिकता पाई गई। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने दिया और इस सिद्धांत के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय कदम के रूप में देखा जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये इतना बता के चले गए। इसके बाद जो एक विधा आई, दूसरी विधा ने भूकंप को आधार बनाया कि भूकंप के आधार पर क्या क्या हमें जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
ठीक है, आइए चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद की किन किन विधाओं ने क्या क्या जानकारियाँ दी। जैसे एक विधा ये चली कि भूकंपीय तरंगों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देखना। ठीक है, तो भूकंपीय तरंगें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, ऐसी भूकंपों के माध्यम से जानकारी मिली। ठीक है, तो अगर हम भूकंपीय तरंगों को बांटें तो आप देखेंगे कि 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की भूकंपीय तरंगें होती हैं। पहला आप देखेंगे ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें हम भूगर्भिक तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? भूगर्भिक तरंगे। ठीक है दोस्तों, अभी आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना, बस एक डायग्राम बनने दीजिए, उसी में आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे। ठीक है, दूसरी वो होती हैं सतही वेव्स या बॉडी वेव्स, सतही तरंगे। ठीक, एक तो बॉडी वेव्स होती हैं और दूसरा क्या होती है? सरफेस वेव्स होती हैं। भूगर्भिक तरंगे और सतही तरंगे। ठीक है, अब बॉडी वेव्स जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। इनको एक तो प्राथमिक तरंगों में बांटा जाता है और दूसरी होती हैं द्वितीयक तरंगे। प्राथमिक तरंगे और द्वितीयक तरंगे। ठीक है, प्राथमिक तरंगों को इंग्लिश में P से डिनोट करते हैं और द्वितीयक को S से, सेकेंडरी और प्राइमरी वेव्स। ठीक है, अब एग्जाम में हमसे क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी या नॉर्मली वो प्राथमिक तरंगे ना लिखकर P वेव्स ही लिखता है और इसके बारे में हमें जानकारी प्रदान की जाती है और वही वो पूछता है क्वेश्चन के आधार पर। सतही तरंगों में बेसिकली L वेव्स आती हैं, L तरंगे। ठीक है, तो इनके बारे में हम अब आगे जानेंगे। देखिए होता क्या है, P वेव्स की अगर हम चर्चा करें तो P वेव्स के बारे में प्रश्न लगातार आते रहे हैं। अभी हाल ही में CDS की परीक्षा संपन्न हुई, उसमें P वेव्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पेपर देखते रहें मेरे सेगमेंट में, जिस भी टॉपिक पे हम सेशन कर रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। इसका प्रमाण आप परीक्षा देंगे तो आप पाएंगे। ठीक है, देखिए P वेव्स की कई खासियत होती हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। पहला तो ये कि यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चलती है। ठीक है, अर्थात जब भी भूकंप आएंगे तो P वेव्स ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से चलती हुई पृथ्वी की सतह पर आएगी। दूसरी बात, तीनों तरंगों में अर्थात P वेव्स, S वेव्स और L वेव्स तीनों तरंगों में गति इसकी सबसे ज़्यादा होती है और ये उसमें दिया है। ठीक है, गति क्या होती है? सर्वाधिक होती है भूकंप के समय। ठीक है, अर्थात अगर आपसे प्रश्न ये बना दे कि भूकंप आने पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं, तो P तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या है? लेकिन एक बात यह है कि जितनी तेज गति से आती है उतना ही कम नुकसान होता है। अर्थात आप ऐसे समझिए कि ये सरफेस है, अगर हम देखें ये सरफेस है और इस पर कोई वेव्स तेज़ी से आके टकरा रही है। ठीक है, तो होगा क्या कि तेज़ी से टकराएगी तो ऐसे होगा, परंतु हलचल मचेगी, परंतु वो हलचल उतनी ही तेज़ी के साथ सही भी हो जाएगी। अर्थात जो नुकसान होगा वो सबसे कम होगा। तीनों तरंगों में नुकसान न्यूनतम करती है या, परंतु गति इसकी सर्वाधिक होती है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, और ठोस, द्रव और गैस में तीनों में चलती है। इसे ध्वनि तरंग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ध्वनि तरंग बोलते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों की तरह ही इसके गुण भी मैच करते हैं। इसे अनुदैर्ध्य तरंगों की सूची में शामिल किया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपसे दे देगा अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य, तो आपको याद रखना है कि P वेव्स किस में आती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगों के तहत आती हैं। इनकी गति सबसे ज़्यादा होती है, ये नुकसान परंतु तीनों तरंगों में सबसे कम करती हैं। ठीक, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से होते हुए चलती हैं। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। दूसरी वेव्स हमारी है S वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, S वेव्स में क्या होता है
एस वेव्स और पी वेव्स में प्रश्न इसी तरीके से, ये क्या है, आपको पॉइंट ऐसे दिए जाएंगे और कूट के आधार पर पूछ लिया जाएगा कौन कौन सा सही है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा या सभी, इस तरीके से प्रश्न में कूट बनाए जाएंगे। एस वेव्स में दोस्तों अगर देखें तो एस वेव्स की क्या है, पहली बात तो गति इसकी पी से कम है, पी से कम, परंतु एल से अधिक। एक एक लाइन, एक एक शब्द को आपको ध्यान में रखना है। इसकी गति p से कम होती है परंतु l से अधिक होती है। अब उसी तरीके से नुकसान में क्या करेगा, नुकसान यह p से अधिक करता है, नुकसान p से अधिक परंतु l से क्या करेगा, कम। ठीक है। तीसरी बात क्या है, यह सिर्फ ठोस माध्यम में चलता है दोस्तों। किस में चलता है, ठोस माध्यम में। सिर्फ, आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, एस फॉर सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। ठीक है। चौथा क्या है, इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में थोड़ा सा रखिएगा। ठीक है ना, इसको अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, सिर्फ ठोस में चलती है, नुकसान ये P से ज़्यादा परंतु L से कम करती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इन तरंगों में एल वेव्स की। एल वेव्स जिन्हें हम लास्ट वेव बोलते हैं या सरफेस वेव्स के तहत इन्हें शामिल किया जाता है। ठीक है, और ये वेव्स ऐसी होती हैं जो अपनी गति एवं नुकसान के कारण चर्चा में ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं एल वेव्स की क्या क्या खूबियां हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से आपको समझना है। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करना है, या तो मेल करिए हमारी मेल आईडी yogendratimes@gmail.com पर। आपको शीघ्र ही उत्तर दिया जाएगा इसका, जितना संभव होगा जल्दी से जल्दी। ठीक है दोस्तों, एल वेव्स में हम पढ़ते हैं, इसे लास्ट तरंगे या अंतिम तरंगे भी कहते हैं। देखिए, एल वेव्स की खासियत क्या है, पहली बात तो ये कि इसकी गति न्यूनतम होती है तीनों तरंगों में। गति क्या होगी, न्यूनतम होगी। ठीक, तो नुकसान क्या होगा, तीनों तरंगों में सर्वाधिक नुकसान यही करती है। ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, और यहाँ से लाइंस क्या है मित्रों, फिक्स है, वही आपसे पूछेगा, लाइन वही बार बार पूछता है। इसकी गति करने का तरीका क्या है, ये सीधे नहीं चलती, ये क्या करती है, जिग जैग मोशन में चलती है। ठीक है, नाचते हुए चलती है। अगर एक तरीके से देखें तो ये नाचते हुए इस तरीके से इधर उधर इधर उधर करके चलती है। ठीक है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा नुकसान भी करती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, इसे लब वेव्स भी बोलते हैं, लब वेव्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसकी खोज लब नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए भविष्य में कभी आपसे पूछ लेता है लब वेव्स किन्हें कहा जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। याद रखिएगा, एल वेव्स को ही लब वेव्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी भूकंपीय तरंगों के आधार पर क्या हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे और जानेंगे कि भूकंपीय तरंगों के अलावा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं, किन किन तरीकों से हम अन्य जानकारियों को कह सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे जल्दी ही।